जुड़ने के लिए किसान संवाद ऐप डाउनलोड करें। आज कार्यक्रम के दौरान कृपया इन बातों का जरूर ध्यान रखें। आपने जो भी आपके प्रश्न हो वो Q&A में जरूर लिखें। चैट बॉक्स में पूछे गए प्रश्नों का कार्यक्रम में शामिल करना थोड़ा मुश्किल है, तो प्लीज Q&A में ही अपने प्रश्न लिखें। नमस्कार, आप सबका आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने बताया, आज के हमारे विशेषज्ञ जो हैं वो हैं डॉक्टर A.K. वालिया। आप निमेटोलॉजिस्ट हैं दिल्ली से, और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर कुलकर्णी जी, प्रकाश कुलकर्णी जी। नमस्कार, आपका स्वागत है। सर प्लीज, सर आप इंट्रोड्यूस करिए डॉक्टर वालिया जी को। और दंडवते साहब, दनपते जी आप भी हैं कॉल पे। आप नमस्कार जी। मैं इंट्रोड्यूस करूं? हाँ जी सर, बिल्कुल। नमस्कार, डॉक्टर R.K. वालिया जी, ये हमारे ICAR के है। उन्होंने हमारी विनती मान्य करके प्रकाश कुलकर्णी जी के यहाँ पे थोड़ा सा शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वालिया जी मैं आपका स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में। आप जो अमरूद एसोसिएशन के द्वारा आज का ये वेबिनार और किसान संवाद के माध्यम से आपसे किया जा रहा है, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आप अनम्यूट करके प्लीज आज की जो कार्यक्रम है, प्रेजेंटेशन है, वो शुरू करेंगे। Dr. Walia, you can start the presentation. Okay, sir. Can I share with my presentation? Share screen. Yeah. Okay. Welcome. Thank you. Okay, then I'm starting. नमस्कार सभी पार्टिसिपेंट्स को। मेरा नाम रमन कुमार वालिया है। मैं बेसिकली नेमेटोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 40 साल से मैं विभिन्न फसलों की सूत्रकृमि नेमाटोड की बीमारियों पे अध्ययन कर रहा हूँ, और मेरा ज़्यादातर कैरियर हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार में रहा है, जहाँ मैंने 35 वर्ष विभिन्न पदों पे कार्य किया है। और लास्ट में 2015 से 2018 के अंत तक मैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जो ICAR के नाम से जिसे आप जानते हैं, ICAR का एक प्रोजेक्ट है जिसे बोलते हैं ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन नेमाटोड्स। ये ICAR द्वारा संचालित है। मैं इस प्रोजेक्ट का मुखिया था। इस प्रोजेक्ट के तहत लगभग 43 साइंटिस्ट काम करते थे, जो अलग अलग जो राज्यों में कृषि विश्वविद्यालय है वो इसके सेंटर। तो मैं उस प्रोजेक्ट का संचालन करता था। उसके संचालन के दौरान मौका मिला सारे देश में भ्रमण करने का, अलग अलग फसलों में नेमाटोड की बीमारियों का अध्ययन करने का, और ये हमारा दायित्व था कि जो भी अलग अलग फसलों में नेमाटोड की बीमारियां हैं उनका नियंत्रण कैसे किया जाए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य था। तो आज का विषय है हमारा अमरूद में नेमाटोड की जो बीमारी आती है उसका क्या अस्तित्व है आज, और हम कैसे उसकी रोकथाम करेंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नेमाटोड का जब हम नाम लेते हैं, शायद आज से 10 साल पहले कोई नेमाटोड के बारे में जानता भी नहीं था, सुना भी नहीं होगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में नेमाटोड की समस्याएं काफ़ी बढ़ी हैं। खासकर जितनी बागवानी वाली फसलें हैं, सब्जियों वाली फसलें, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, पॉली हाउसेस में, अमरूद में, अनार में, इनमें बहुत ज़्यादा समस्याएं बढ़ी हैं। तो किसानों को थोड़ा सा अब ज्ञान तो हुआ है नेमाटोड के बारे में, उन्होंने नेमाटोड के बारे में सुन रखा। मैं इस तरह की बहुत सारी मीटिंग अटेंड करता हूँ, किसानों से बात करता हूँ, और जब मैं उनसे पूछता हूँ नेमाटोड के बारे में जानते हैं, तो मुझे बोलते हैं हाँ जी जानते हैं, ये जड़ों में गांठें बनाते हैं। जड़ों में गांठ तो उसका लक्षण है,
असल में नेमाटोड क्या होता है शायद ज्यादातर किसान आज भी नहीं जानते। वो कीड़े के बारे में जानते हैं, वो दूसरी बीमारियां जो फंगस, बैक्टीरिया, वायरसेस से होती है उनके बारे में जानते हैं। नेमाटोड के बारे में उनके दिमाग में अलग अलग भ्रांतियां हैं। नेमाटोड होता क्या है? तो किसान भाइयों, मैं शुरू में क्या करूंगा, थोड़ी सी स्लाइड्स के द्वारा मैं आपको नेमाटोड के बारे में बताऊंगा, नेमाटोड होता क्या है। उसके बाद मैं आऊंगा कि ये कैसे नुकसान करते हैं, कहाँ से आते हैं, फसलों में संक्रमण कैसा होता है, उनके क्या लक्षण होते हैं, और फिर अमरूद की खास बात करते हुए इस पे कैसे नियंत्रण करेंगे। ये सब बातें मैं अपने लेक्चर में कवर करूंगा। अब नेमाटोड क्या होता है, मैं आपको देखिए एक ब्रॉड आइडिया देता हूँ नेमाटोड क्या होते हैं। नेमाटोड की अगर इन जनरल बात करें तो दो किस्म के होते हैं। हम इनको बोलते हैं फ्री लिविंग नेमाटोड और पैरासिटिक नेमाटोड। मतलब फ्री लिविंग का मतलब ये सारी जगह दुनिया में होते हैं, चाहे वो समुद्र है, नदियां हैं, तालाब हैं, मिट्टी है, पहाड़ है, रेगिस्तान है, कहीं भी, पर आपको दिखाई नहीं देते। ये हमें कुछ नहीं कहते, हमें बिल्कुल नुकसान नहीं करते, लेकिन इतने सूक्ष्म होते हैं कि नंगी आंख से नहीं दिखाई देते, लेकिन होते सारी जगह हैं। तो इनसे हमारा कोई ज्यादा वास्ता नहीं है आज के विषय में। दूसरी किस्म जो है इसको हम बोलते हैं पैरासिटिक, मतलब परजीवी। ये नेमाटोड जो परजीवी है, ये दुनिया में कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसको ये बख्शते नहीं। इंसान से लेके हमारे जो पालतू पशु हैं वो, या चाहे फिर वो अपने कीड़े मकोड़े हैं वो, और पौधे, इन सबको वो अटैक करते हैं, पैरासाइट्स। आप इनको नहीं जानते, मैं इसलिए शुरुआत करूंगा ऐसे एक दो उदाहरण देके जो नेमाटोड इंसान को अटैक करते हैं। आप उनसे भली भांति परिचित हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये नेमाटोड से ही होता है। जैसे ये एक चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको अजीब लगेगा मैं आपको ये चित्र क्यों दिखा रहा हूँ, लेकिन इस चित्र में क्या लग रहा है आपको? कुछ बड़े बुजुर्ग हैं और कुछ लेडीज हैं जो बच्चों को जबरदस्ती कुछ पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और बच्चे रो रहे हैं। ये इसलिए रो रहे हैं कि पुराने जमाने में जब संयुक्त परिवार होते थे तो बड़े बुजुर्ग बच्चों को साल में एक बार अरंडी का तेल पिलाते थे। अरंडी का तेल इसलिए पिलाते थे कि उसके बच्चों के पेट के कीड़े साफ हो जाएं। वो बोलते कीड़े ही थे उनको, हालांकि वो नेमाटोड होते हैं। तो इधर मैंने कुछ चीजें लिखी हैं लेफ्ट साइड में। इसका मतलब ये है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, इसका मतलब ये है कि नेमाटोड के बारे में भारतीय सभ्यता में वेदों के जमाने से जानकारी थी। और हमारी जो लोकल मेडिकल साइंस है, आयुर्वेद, जिसका व्याख्यान चरक संहिता में किया है, उसमें करीबन 2 दर्जन अलग अलग किस्म के नेमाटोड, उसमें कृमि बोलते हैं, हिंदी में इसको कृमि या संस्कृत में भी कृमिन बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे श्लोक है हमारे वेदों में, यहाँ मैंने उल्लेख किया है उन श्लोकों का, जिससे ये हमें पता लगता है कि उस समय लगभग 8000 साल पहले की बात, जब वेद लिखे गए थे, तो उस समय भी नेमाटोड के बारे में लोगों को ज्ञान था, लेकिन वो नेमाटोड जो इंसान को अटैक करते हैं। एक चीज और शायद आपके लिए दिलचस्प होगी, जैसे आपने सुना होगा आज कोई पोलियो दिवस है, कोई फादर्स डे है, कोई मदर्स डे है, इस तरह हम लोग मनाते हैं सरकारी तौर पे। तो इसी तरह आजकल नेमाटोड डीवर्मिंग डे मनाते हैं। नेमाटोड डीवर्मिंग डे अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो राष्ट्रीय कृमि उन्मूलन दिवस। मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, माफी चाहता हूँ। ये 8 अगस्त को मनाया जाता है। इस 8 अगस्त को क्या करते हैं, स्कूल में जितने बच्चे हैं 1 से 14 साल के, उनको एक दवा पिलाई जाती है जिससे उनके पेट के कीड़े ही बोलेंगे, अभी भी उनको कीड़े ही बोलते हैं, कि पेट के कीड़े साफ हो जाए। एक्चुअली वो नेमाटोड की बात करते हैं। और एक चीज आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ। एक और ऐड आपने देखी होगी टीवी पे, अमिताभ बच्चन आते हैं और कहते हैं कि ये शौचालय बनाइए गांव गांव में, घर घर में, और इससे क्या होगा, वो दरवाजा बंद और बीमारी बंद, कुछ ऐसी बात करते हैं ना, दरवाजा बंद बीमारी बंद। आपको मालूम है वो किस बीमारी की बात करते हैं? तो पहले ये चित्र देखिए। ये चित्र है इंसान की आंतड़ी।
और इसमें ये जो धागे नुमा चीज दिख रही है ये है नेमाटोड। ये नेमाटोड लगभग हर चौथे इंसान में, भारतवर्ष में थोड़ा ज्यादा होगा। ये नेमाटोड है लगभग 6 इंच लंबा, और ये हर रोज एक नेमाटोड करीबन 27 लाख अंडे हमारे मल द्वारा रिलीज होते हैं। और जो लोग खेतों में खुले में जाते हैं सुबह शौच करने, तो एक एक इंसान द्वारा ये देखिए इतने लाखों में अंडे उस मिट्टी में छोड़े जाते हैं। उस मिट्टी में छोड़े जाते हैं तो जो भी इंसान उस मिट्टी के संपर्क में आता है, बच्चे हैं, जो भी आता है, वो मिट्टी से दोबारा उनको इन्फेक्शन होती है। इसलिए ये नेमाटोड बहुत खतरनाक है। इससे खून की कमी होती है, ये हमारी आंतड़ी में खून चूसता है। लेकिन इस तरह का ये एक उदाहरण मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार इसलिए जोर दे रही है कि खुले में ना जाके आप अपने शौचालय बनाइए घर में, उसमें जाएंगे तो खुले खेत में इसके अंडे नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे तो वो बीमारी की बात करता है। ये नेमाटोड से संबंधित है वो एड वगैरह जो भी है। और ये जो दिवस मैं आपको बता रहा था, डीवर्मिंग डे, नेशनल डीवर्मिंग डे, ये भी नेमाटोड से इसका संबंध है। चलिए, ये सिर्फ मैंने आपको एक दो उदाहरण दिए जो इंसान में जो नेमाटोड अटैक करते हैं उनका। तो ये नेमाटोड तो काफी बड़े होते हैं और हमें सीधे तौर पे असर करते हैं, तो इनकी जानकारी हमें बहुत पहले से थी। लेकिन अब हम बात करेंगे जो नेमाटोड पौधों को नुकसान करते हैं। जो पौधों को नुकसान करते हैं वो मूलतः मिट्टी जनित होते हैं, मिट्टी से ही आते हैं। आप अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाइए, देखिए ये एक मैंने कुछ डेटा ऊपर लिखा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम 1 घन मीटर मिट्टी, 1 क्यूबिक मीटर मिट्टी किसी खेत की लें, तो उसमें 400 ग्राम फंगस होती है, 300 ग्राम बैक्टीरिया होंगे, लगभग 40 ग्राम प्रोटोजोआ होंगे और 12 ग्राम नेमाटोड होंगे। मतलब ये सारे सूक्ष्मदर्शी प्राणी हैं, इनको आप देख नहीं सकते, लेकिन इतनी संख्या में ये होते हैं मिट्टी में। नेमाटोड भी है। अब इस चित्र को गौर से देखिए जो बाईं तरफ है। नेमाटोड क्या है? अब ना तो ये कीड़ा है, ना फंगस है, ना बैक्टीरियम, ना वायरस, ना प्रोटोजोआ। ये कृमि है जो सांप के आकार का दिख रहा है आपको, लंबा धागे जैसा, तो इसलिए इनको थ्रेड वर्म भी बोलते हैं हम लोग। ये 3 चित्र और बनाए हैं। कहीं से भी मिट्टी लेंगे, किसी खेत से, किसी फसल से, कहीं से भी अगर मिट्टी लेंगे, मैं अगर एक मुट्ठी मिट्टी लूं और उसमें से नेमाटोड निकालूं, तो वो सैकड़ों की संख्या में होंगे। आपको आश्चर्य होगा ये सुन के, सैकड़ों की संख्या में। और वो एक मिक्सचर होता है नेमाटोड का। जैसे ये चित्र है, ये एक ये पौधों को नुकसान करने वाला नहीं है, हमें ये देख के पता लग जाता है। ये दूसरे जो सूक्ष्म जीव हैं मिट्टी में, वो इसका भोजन होते हैं। दूसरा चित्र है, ये प्रीडेटर बोलते हैं हम इसको, ये दूसरे नेमाटोड को खाता है। ये तीसरा चित्र है जिसमें ये सुई नुमा एक अंग आपको दिख रहा है। इससे देख के हमें ये पहचान आती है कि ये पौधे को नुकसान करने वाला नेमाटोड है। ये सिर्फ इसका मुख है और पूरा नेमाटोड ऐसा दिखेगा। यही सुई ये आपको पतली सी इस चित्र में भी दिख रही है। तो इस चित्र को देख के हमें ये पता लगता है कि ये विभिन्न प्रकार के नेमाटोड है मिट्टी में, एक ही खेत में, लेकिन जिसमें सुई है वो नेमाटोड पौधों को नुकसान करता है और ये सैकड़ों की संख्या में होते हैं। अगर आपको बहुत बड़ा करके ये चित्र दिखाऊं एक प्लांट नेमाटोड कैसा होता है, तो ये पहली बात तो ये धागे नुमा है। 1 मिलीमीटर मुश्किल से इसकी लंबाई होगी, गोलाकार है। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण एक सुई नुमा अंग है इसके मुख में, जो खोखला है। ये बाहर आ सकता है, अंदर आ सकता है। और इस नेमाटोड में सारी तंत्र हैं जो हमारे अंदर होते हैं, मनुष्य में भी होते हैं। पाचन तंत्र है, दूसरा प्रजनन तंत्र है, सब कुछ है। सिर्फ एक हड्डियां नहीं है। हड्डियों के अलावा इस नेमाटोड में इतना छोटा प्राणी और सब कुछ है इसमें जो एक इंसान में होता है। तो इतना इसका रचना है, इसकी शारीरिक रचना ऐसी है। अब देखिए, ये अब हम सिर्फ प्लांट नेमाटोड की बात कर रहे हैं जो मिट्टी में है।
अब इनमें बहुत सारी वैरायटी होती है, जैसे मैं दो तरह की वैरायटी की बात करूंगा आपको। एक वैरायटी ये है कि ये मिट्टी में ही रह के जड़ों के ऊपर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन जड़ के अंदर नहीं घुसेंगे। ये देखिए, ये इनके अंडे हैं मिट्टी में, ये नेमाटोड है। बाहर से ही वो जो इसका सुईनुमा अंग है उसको बार बार ये जड़ के अंदर घुसाएगा और जड़ का रस चूसते हैं, रूट सेल सैप, यही इसका भोजन है। दूसरा चित्र देखिए, बड़ा करके दिखाया है, ये वो सुईनुमा अंग है जो ये जड़ में घुसाएगा, यही से रस इसका चूस लेगा। तीसरा देखिए, ये इसका सिर थोड़ा सा जड़ के अंदर गया है, लेकिन नेमाटोड जड़ के बाहर है। इनको बोलते हैं हम एक्टोपैरासाइट्स। ये तो हर खेत में है, हर फसल में है। अगर मैं कहूं कि नुकसान कितना करते होंगे तो इनकी संख्या पे निर्भर करता है। मेरा ऐसा मानना है कि 3, 4, 5% तक ये पैदावार में जरूर नुकसान करते होंगे। हालांकि इन पे ज्यादा हमने अनुसंधान नहीं किया है, लेकिन ये दूसरी जो किस्म है, वैरायटी है, उसको हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट। ये जड़ के अंदर ही घुस जाते हैं। ये देखिए, लाल धागे हैं, ये जड़ के अंदर है नेमाटोड। ये जड़ के अंदर ही चलते फिरते रहेंगे, या ये जड़ के अंदर देखिए, आधा अंदर और आधा बाहर, सेमी एंडोपैरासाइट बोलते हैं हम इसको। और ये देखिए, ये सबसे खतरनाक नेमाटोड है जो पूरा ही जड़ के अंदर हो गया। शुरू में ये धागेनुमा ही होता है, लेकिन बाद में ये मादा फूल के गोलाकार की बन जाती है। इस पे मैं और ज्यादा डिटेल में अभी बात करूंगा। तो ये एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, ये ज्यादा नुकसान करते हैं, तो हमारी तवज्जो इन नेमाटोड पे रहती है। अब सवाल ये आता है कि नुकसान कितना करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट जिसमें मैं काम करता था, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन नेमाटोड्स, हमने कई साल से हम इस पे अध्ययन करते हैं, तो हमें अलग अलग जगह के अलग अलग फसलों पे कितना नुकसान करते हैं इसका अंदाजा अब ठीक से हो पाया है। ये देखिए, फलों में, फल वाली फसलों में लगभग 25.5% पैदावार में कमी लाते हैं। सब्जियों में लगभग 19.6, मसाले वाली फसलों में 29%, तो हॉर्टिकल्चर फसलों में लगभग 23% का ये नुकसान करते हैं। दूसरी दानेदार फसलें, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें और ये कपास वगैरह, इनमें भी 18% के करीबन नुकसान करते हैं। ओवरऑल 21.3% नुकसान नेमाटोड करते हैं। अगर इसको रुपए के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाए तो आज की डेट में करीबन 500 बिलियन रुपए, समस्त कीट, दूसरी बीमारियां, नेमाटोड, सारा कुछ अगर मिला लें तो फसलों में सालाना करीबन 500 बिलियन रुपए का नुकसान होता है, जिसमें करीबन 100 बिलियन, ये 102 की फिगर है यहाँ, 100 बिलियन मान ले, इतना नुकसान खाली नेमाटोड करते हैं। मतलब 20% का नुकसान नेमाटोड करते हैं, और बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते और शायद सहमत भी ना हो, लेकिन सच्चाई ये है। इस प्रोजेक्ट के तहत यही सच्चाई हमने निष्कर्ष निकाला है। ये देखिए, जड़ के अंदर ये जो घूमते रहते हैं, ये वो सुईनुमा अंग है जिसको हम स्टाइलेट बोलते हैं, जिसके कारण ये ड्रिल करता है, एक तरह से जड़ के अंदर की कोशिकाओं में ड्रिल करके अपना रास्ता भी बनाता है, और इसी के माध्यम से ये जड़ का रस भी चूसता है। और ये देखिए, आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा, ये एक तरह से सकिंग पेस्ट है। ये देखिए, वो सुईनुमा अंग बाहर गया मुंह से जड़ के अंदर, और ये जो अंग है पीछे, ये देखिए यहाँ बड़ा करके दिखाया है, ये फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है। जब ये फैलता है तो अंदर जड़ का रस अपने आप इसके अंदर आ जाता है, नेमाटोड के अंदर। आप ऐसे समझिए कि जैसे आप खून देते हैं, खून टेस्ट करवाने जाते हैं ना जब, तो वो सिरिंज से आपका खून लेता है, सुई अंदर, सिरिंज को पीछे खींचते हैं तो खून अपने आप सिरिंज में आ जाता है। तो लगभग वही प्रक्रिया इसमें है। वो स्टाइलेट के माध्यम से, इसके माध्यम से जड़ का जो रस है वो नेमाटोड के अंदर आ जाता है, और यही इसका भोजन है। नेमाटोड किसी और चीज पर निर्भर नहीं कर सकता, ये सिर्फ पौधों पे ही पनपता है, नहीं तो ये मर जाएगा। पौधा नहीं मिलेगा तो ये मर जाएगा। ऐसे तो ये पौधों को नुकसान करते हैं। तो दिमाग में ऐसे पिक्चर बनाइए,
एक पौधा, इसकी जड़ मिट्टी में, वो जो जड़ के आसपास की मिट्टी है उसमें सैकड़ों में नेमाटोड जो बार बार जड़ों को छेद कर रहे हैं, जड़ का रस चूस रहे हैं, या तो बाहर से और कुछ उसके अंदर घुस के भी उसको ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो जड़ों का विकास पूरा नहीं होता है, जड़ें छोटी रह जाती है, जड़ें अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पाती है। तो उसका असर क्या होगा? असर तो ऊपर दिखेगा ना आपको। ऊपर क्या असर दिखेगा? आप किसान भाई है, अब आप ये समझिए, इसमें दो चित्र मैं दिखा रहा हूँ। जो दाहिने तरफ है ये फसल हरी भरी दिख रही है, और जो बाईं तरफ वाली थोड़े पीलेपन पे है। ये क्यों पीलेपन पे है? अब ये समझिए, किसान भाई जड़ को अमूमन नहीं देखते हैं। अगर वो किसी बीमारी या कीड़े के लिए फसल का अपनी निरीक्षण करते हैं तो ऊपर वाला भाग ही देखते हैं अमूमन। अगर आपकी फसल ऐसी दिख रही है तो आप क्या समझेंगे? यही समझेंगे ना कि इसमें पोषक तत्व की कमी है, या पानी की कमी है, या हो सकता है कोई दीमक वीमक ना लग गई हो। तो आप किसी की सलाह भी लेंगे तो अब वो आपको यही कहेगा, भाई एक बार यूरिया और लगा दो, या एक बार पानी और चला दो। जड़ को कोई नहीं देखेगा। दुर्भाग्यवश 90% नेमाटोड बीमारियां ऐसी होती है जिसको ठीक ढंग से पहचान नहीं पाते हैं हम लोग, और वो उसके कारण कुछ और हम समझ जाते हैं, और वो उसका इलाज कुछ और करते रहते हैं जो अपने पैसे का वेस्ट है। ठीक है, नेमाटोड के ये लक्षण है। कहने का अभिप्राय ये है कि ऊपर के लक्षण से नेमाटोड बीमारी की पहचान नहीं होती है, आपको सिर्फ शक होता है। देखिए, आपको अपने आप से दो सवाल पूछने हैं। मैंने खाद तो पूरी लगाई है, मैंने पानी भी टाइम पे दिया है, फिर भी अगर ऐसे लक्षण हैं तो आप नेमाटोड पे शक कीजिए। इससे सिर्फ शक होगा, आपको जड़ उखाड़नी है। जड़ उखाड़ के देखेंगे तो उसमें भी एक दो नेमाटोड का ही पहचान होता है। खेत में अगर गांठ बन गई तो ठीक है, पहचान हो गई, लेकिन नेमाटोड तो और तरह के भी हैं जो हम खेत में मैं भी नहीं पहचान सकता। लेकिन इन सब में जो मुख्य नेमाटोड है, जो सबसे ज्यादा हानिकारक नेमाटोड है, उसको हम बोलते हैं रूट नॉट नेमाटोड, जड़ गांठ नेमाटोड, जड़ गांठ सूत्रकृमि। यही सबसे हानिकारक है। हम इसी की बात कर रहे हैं आज, और यही अमरूद में भी बहुत ज्यादा नुकसान करता है। किसान भाइयों, आपको पहले ये समझना होगा कि इसका जीवन चक्र क्या है, कहाँ से आता है, क्या नहीं। ये सारी चीजें अगर आप समझेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ उसका समाधान का तरीका खुद भी निकालने में सक्षम होंगे। देखिए, नेमाटोड आया मिट्टी में, ये इसके बच्चे हैं, इसको लार्वा बोलते हैं हम लोग। ये मिट्टी में पहले से ही है, चाहे नर्सरी वाली मिट्टी में है, चाहे मेन खेत वाली मिट्टी में है। ये नेमाटोड लार्वा जड़ के अंदर घुसता है, लेकिन जो बारीक जड़ है उन्हीं में संक्रमण करता है। उसके टिप पे ऊपर या जड़ के अंदर घुसा और यहाँ बैठ गया। एक दो दिन बाद ये अपनी खाने की जगह ढूंढ लेता है, इसके बाद ये नहीं चलता। और देखिए, ये जहां घुसा है उसके 2-3 दिन बाद ये थोड़ा सा फूलना शुरू हो गई, और ये अंदर की जो कोशिकाएं हैं ना, जिसके बीच में से सारा खाद पानी बहता है, पानी और खाद बहता है, पोषक तत्व, ये वहां जाके इनका सिर वहां पे ये फूलना शुरू हो गए। ये अगली अवस्था बन गई, ये और अगली अवस्था देखिए और फूल गए, और करीबन इसको 1 महीना लगता है। 1 महीने बाद ये पूरी मादा बन गई। ये देखिए, ये गोल है, ये बच्चा था लार्वा, और ये मादा गोल। 1 महीना लगा इसको इस अवस्था से इस अवस्था में आने में। अब ये मादा अंडे देगी। अंडे शुरू में ये ऊपर जड़ के ऊपर, ये देखिए, एक मादा ने लगभग 200 से 400 अंडे दिए। ये एक गुच्छा है, अंडों का गुच्छा। इस गुच्छे में से, अंडे में से फिर बच्चे बाहर निकलेंगे, वो फिर दोबारा जड़ में संक्रमण करेंगे। तो ऐसे इसको करीबन 1 महीना लगता है। और ये कितने जीवन चक्र पूरे करेगी साल में, ये सारा तापमान पे निर्भर करता है। 25 से 30 डिग्री ये इसके लिए सबसे अच्छा सूटेबल टेम्परेचर है। ये देखिए, ये जड़ के सिरे में ये लाल लाल धागे वाले जो दिख रहे हैं आपको, ये सारे इसके बच्चे अंदर घुसे हैं। और लगभग 1 महीने बाद ये है गोल मादा। एक चीज और गौर से सोचिए, जहां मादा है वहां ये जड़ भी फूल गई,
गांठ बन गई। लेकिन उससे महत्वपूर्ण ये है कि ये जो अंदर वाली कोशिकाएं है, जिसके माध्यम से खाद पानी ऊपर नीचे चलता है, उन कोशिकाओं को भी इन्होंने संक्रमित कर दिया है। और ये इसका सिर इनके अंदर है, जो खाद पानी इन कोशिकाओं में बहता है उसका कुछ हिस्सा ये नेमाटोड को बैठे बिठाए यहाँ मिलता रहता है। ये देखिए जड़, ये गांठ, अब मादा आपको नहीं दिख रही क्योंकि वो इसके अंदर है, लेकिन ये जो भूरे भूरे धब्बे दिख रहे हैं ये इसके अंडकोश है। एक एक में 200 से 400 अंडे, ऐसे इसका जीवन चक्र चलता है। ठीक है, अब ये जानबूझ में आपको मैं ये दो फोटो दिखा रहा हूँ। एक राइट साइड में ये पूरी तरह स्वस्थ जड़ है जैसी होनी चाहिए, और ये बाईं तरफ में ये पूरी तरह गांठ रोग से ग्रसित है। ये जड़। दो प्रजातियां मुख्यतः हैं इस नेमाटोड की, जिसको हम जड़ गांठ नेमाटोड बोलते हैं, लाइडोगेनी इनकॉग्निटा जवानिका। और ये किसी फसल को बख्शते नहीं है, सब्जियां हैं, फल हैं, दलहन है, तिलहन है। आमतौर पे जो अनाज वाली फसलें हैं, सीरियल क्रॉप्स, उसमें कम अटैक होता है। लेकिन इन ये दो चित्र दिखाने का मेरा उद्देश्य ये था कि ये जो जड़ है जो नेमाटोड से संक्रमित है, इसको अगर गौर से देखोगे, इसमें कोई भी बारीक जड़ आपको नाम मात्र की दिखेगी, है ही नहीं। और इसमें गांठ नहीं है तो सारी बारीक जड़ें हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि ये जड़ अपना काम पूरी तरह अच्छी तरह कर सकती है, क्योंकि बारीक जड़ें ही मिट्टी से खाद पानी लेकर ऊपर पहुंचाती है। जब ये गांठ वाली जड़ बन जाएगी तो बारीक जड़ें रही नहीं, तो ये पौधा अपना काम, ये जड़ अपना काम ठीक से नहीं कर पाती, ऊपर खुराक पूरी नहीं पहुंचती। इस वजह से जो फसल है वो पीली और बौनी रह जाती है। मैं अभी अमरूद पे आऊंगा, लेकिन जानबूझ के मैं आपको ये मिर्ची की जड़ें दिखा रहा हूँ, क्योंकि कुछ किसान भाई राजस्थान से भी जुड़े होंगे। ये देखिए जड़, ये जो गांठें हैं ये मिर्ची की फसल में बहुत छोटी छोटी बनती है, बहुत छोटी छोटी बनती है। और ये अदरक की जानबूझ के दिखा रहा हूँ, बहुत सारे किसान महाराष्ट्र से जुड़े होंगे। ये देखिए इसमें संक्रमण कम है नेमाटोड का ऊपर। मैंने देखा ये अहमदनगर जिला वगैरह में जाके, यहाँ देखिए ये फसल पूरी तरह बर्बाद सी हो गई है। और अगर आप इसकी जड़ देखोगे तो ये रही छोटी छोटी गांठ जो आपको बड़ी मुश्किल से दिखेंगी। ठीक है, तो ये अदरक की फोटो थी। और ये अनार भी वहाँ महाराष्ट्र में काफी है। मैंने राजस्थान और ये महाराष्ट्र का काफी दौरा किया है, आप दूर से पहचान पाएंगे। ये थोड़ा हरा पेड़ दिख रहा है, ये काफी पीलेपन पे है। तो ये पीलेपन की जड़ें देखेंगे और इसकी जड़ें देखेंगे तो आपको पूरी तरह ये गांठें इसमें दिखाई देंगी, और फर्क नजर आएगा, इसमें कम होंगी या नहीं होंगी और इसमें भरपूर गांठें होंगी। तो ये सारी फर्क आपको नजर आएगा। अब हम खाली अमरूद की बात करते हैं। अमरूद की बात करें तो सरकार अब हॉर्टिकल्चर पे बहुत तवज्जो दे रही है। बहुत सारे किसान हॉर्टिकल्चर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो कुछ सब्जियां लगा रहे हैं, कुछ बाग लगा रहे हैं। बाग में अनार, अमरूद वगैरह उनकी काफ़ी प्राथमिकता रहती है। तो किसान की कोशिश ये होती है कि वो अच्छी से अच्छी किस्म की पौध लाए और उसको लगाए। ठीक है, अच्छी से अच्छी पौध लगाने के लिए वो कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार रहता है। तो अपने देश में बहुत सारी प्राइवेट नर्सरियां हैं, सरकारी नर्सरियां हैं, जहां से ये पौध उपलब्ध है। दुर्भाग्य की बात यह है, मैंने बहुत सारी नर्सरियों का सर्वे किया, बड़ी से बड़ी, सरकारी, गैर सरकारी, नेमाटोड का ज्ञान कहीं नहीं था। बहुत सारे हमारे कंसल्टेंट भी जुड़े हुए हैं इन नर्सरियों से, उनसे भी बातचीत होती थी तो वो, मैं उनके साथ भी गया कुछ नामी ग्रामी नर्सरियों में, तो उन्होंने मुझे एक बार चैलेंज दिया, देखिए साहब मैं इसका कंसल्टेंट हूँ और यहाँ तो नेमाटोड हो ही नहीं सकता। मैं कहा सर आप ऐसे कीजिए, ये आपके सामने बहुत बड़ा ये अमरूद की पौध पड़ी है, आप अपने हाथ से कोई भी पौधा लाइए और फिर देखते हैं, मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलूँगा। लाए, पॉलीथीन खोलो, देखो क्या नज़ारा था, ये नज़ारा। अब बताइए,
अब ऐसे एक बार नहीं कई मर्तबा हो लिया। ना नर्सरी वालों को पता है, मैं पहले ये चीज क्लियर कर दूं, इसमें किसी का दोष नहीं, ना नर्सरी वालों का, ना उन कंसल्टेंट्स का, ना किसानों का। ये सारी दुर्दशा सिर्फ एक कारण है, अज्ञानता। और ये अज्ञानता आपसे मैं आज साझा कर रहा हूं। ये क्या कारण है, इसको हमने क्या करना है, प्लीज थोड़ा सा गौर से सुनिएगा और समझिएगा। ये स्थिति बहुत खराब है अपने देश में। ये देखिए, हमारा 2-3 सेंटर थे उस प्रोजेक्ट के, मैं खास नाम लूंगा। एक NIPHM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट करके हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट है। एक अपनी तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर में है, और एक अपने जयपुर में दुर्गापुरा में भी हमारा एक सेंटर था। उस प्रोजेक्ट का सेंटर था। तो मेरे जो साथी वैज्ञानिक लोग थे, वो अक्सर मुझे ये रिपोर्ट किया करते, सर अमरूद पे बड़ी शिकायत आ रही है, लोग नया बाग लगाते हैं और कुछ ही अरसे बाद ये पौधे मरने शुरू हो जाते हैं, तो ये इसका क्या किया जाए, बहुत सारी रिपोर्ट आ रही। तो मैंने एक काम किया, सभी सेंटर्स को बोला कि आप लोग एक रजिस्टर बनाइए, जो भी ऐसे किसान आता है उनसे पहले ये पूछिए उन्होंने नर्सरी कहाँ से ली थी, कितनी ली थी, कहाँ लगाई, कितने रकबे में लगाई, कितने पौधे मरे, और उसमें नेमाटोड की इन्फेक्शन की क्या स्थिति थी। ये सारा रिकॉर्ड बनाइए। रिकॉर्ड बना तो समझ में आया कि ये सारी जो रोग है ये नर्सरी से इसकी उत्पत्ति है, नर्सरी से। तो हमारी समझ में कुछ ऐसी नर्सरियां भी आई जहां से ज़्यादातर किसान लोग खरीदते थे। तो हम लोग वहां गए, खुद गए, और वहां पे ये स्थिति देखी तो हम लोग खुद दंग रह गए। किसान भाइयों, मैं आपको एक चीज समझा दूं शुरू में। जो अमरूद में विल्ट की बीमारी आती है, वो आप सारे लोग जानते हो। विल्ट, ये देखिए एक दाहिने साइड में एक चित्र है, एक खड़ा खड़ा पेड़ सूख जाता है, फल भी लगे हुए साथ में एकदम सूख गया। ये सूखना मतलब हफ्ते 10 दिन 15-20 दिन में एकदम पेड़ सूख जाता है। ये तो फिजियोरियम विल्ट है। इसमें नेमाटोड का ज्यादा योगदान है या नहीं, ये अभी अनुसंधान का विषय है। लेकिन एक दूसरी विल्ट है लेफ्ट साइड में, जो मैं पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ। ये धीरे 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 पेड़ मरता है, इसको कुछ महीने लगते हैं मरने में। धीरे धीरे पत्ते पीले पड़ेंगे, झड़ेंगे, डालियां सूखेंगी, इसके बाद वो मरेगा। ये स्लो विल्ट, ये क्विक विल्ट, ये इसमें नेमाटोड का ज्यादा रोल है, इसमें नेमाटोड का शायद कम रोल है। तो इस तरह ये एक और चीज फिर हमारी समझ में आई कि एक प्रजाति इस नेमाटोड की, जड़गांठ नेमाटोड की, जिसको मलाइडोगायनी एंटरोलोबाई बोलते हैं, ये खास अमरूद पे अटैक करती है। इसका पहले हमें अपने देश में है या नहीं इसका तो ज्ञान नहीं है, लेकिन वो जो समस्या हमारे संज्ञान में आने लगी और हम लोग उस प्रजाति की पहचान करने लगे, तो हमारी समझ में आया कि ये तो ये वाली प्रजाति है जो अपने देश में पहले नहीं जानी जाती थी। तो हो सकता है ये कुछ साल पहले ही किसी माध्यम से दूसरे देश से अपने यहाँ आ गई और नर्सरी से ये पूरे देश में फैल रही है, और ये खास गुआवा पे अटैक करती है, तो ये गुआवा के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक भी मानी जाती है। तो हो सकता है ये बात हो। अब समस्या खेत में जाके, नर्सरीज में घूम के, बाग में घूम के, अमरूद के विभिन्न क्षेत्रों में ये समझ में आया कि मेन प्रॉब्लम तो नर्सरी की है। अगर हम नर्सरी ठीक ठाक उगा लेंगे जिसमें नेमाटोड का संक्रमण नहीं होगा, आधा काम तो हमारा वैसे ही हो गया। ये यहाँ से जब हम स्वस्थ नर्सरी खेत में ले जाएंगे, नेमाटोड तो वहां भी हो सकता है, उसकी मिट्टी में भी हो सकता है, लेकिन वो इतना ज्यादा नुकसान नहीं करेगा जितना कि जो नर्सरी से गया है वो। तो हमने अपनी सारी जो एफर्ट है वो नर्सरी की तरफ ध्यान दिया, तवज्जो दिया। तो आप भी समझिए कि हम इसमें नर्सरी में कैसे नियंत्रण कर सकते हैं और बाग में कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। दोनों सिचुएशंस को हम बात करेंगे। अब हम लोग पौध तैयार करते हैं, चाहे अमरूद की है चाहे किसी और पौधे की भी है। हम लोग अलग अलग विधि से पौध तैयार करते हैं पहले, जैसे कि हम ग्राउंड लेयर बनाते हैं, हवा में गुट्टी बांधते हैं, क्लोन बनाते हैं, ग्राफ्ट बनाते हैं, कुछ टिश्यू कल्चर पौधे भी बनाते हैं। टिश्यू कल्चर पौधे अमरूद में तो नहीं बनते, लेकिन जैसे केले में है, अनार में है, उसमें ये उपलब्ध है। तो
ऐसे सबसे पहले हम रूटेड कटिंग जिसमें जड़ विकसित होती है वो बना के, उसके बाद उस रूटेड कटिंग को जब हम पॉलीथीन में लगाते हैं तो पॉलीथीन में मिट्टी भरते हैं, उस मिट्टी में हम इन रूटेड कटिंग को लगाते हैं तो उसमें रूट उसकी विकसित होती है, फिर ये खेत में जाते हैं। ये जो मिट्टी है सारा बीमारी का कारण ये मिट्टी है, क्योंकि ये नेमाटोड इन्फेस्टेड होती है, इसमें नेमाटोड होते हैं। और अमूमन ये जो मिट्टी पॉलीथीन भरने में इस्तेमाल की जाती है ये आसपास के उन्हीं बागों की मिट्टी ली जाती है जिसमें पहले से ही नेमाटोड है। ये प्रॉब्लम है, तो इसमें से नेमाटोड आता है, उस नर्सरी में आता है। आज भी मैं दावे से कह सकता हूँ कि जितनी नर्सरियां हैं, चाहे वो सरकारी है, सरकारी में कृषि विश्वविद्यालय भी हैं, सरकारी में आईसीआर संस्थान भी हैं, सरकारी और प्राइवेट नर्सरियां हैं, बहुत नामी गिरामी भी हैं, इन सब में नेमाटोड इन्फेक्शन पाया गया हमारे द्वारा। हमने इसका बहुत प्रचार किया, बहुत समझाया, बहुत कार्यक्रम किए, तो काफी स्थिति का संज्ञान लेके अब सुधार हुआ है। तो ये आपके माध्यम से भी मैं आपको ये सारी चीजें समझाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये हैदराबाद की मैं बात कर रहा था, कोयम्बटूर की बात कर रहा था, तो ऐसे किसान लेकर आते थे ये मरे हुए पौधे। राजस्थान का मैं खास आपको उदाहरण देता हूँ, क्योंकि राजस्थान में जो अमरूद के पौधे आते हैं वो ज्यादातर उत्तर प्रदेश से आते हैं, लखनऊ, पंतनगर, मलियाबाद, ये वैरायटियां हैं, बर्फ खान गोला, पंत प्रभात, ललित, और ये सारी किस्में टोंक, देवड़ावास, सवाई माधोपुर, यहाँ आजकल बहुत ज्यादा अमरूद की काश्तकारी हो रही है। और हमने ये देखा है कि जो भी ये पौध आ रही है उत्तर प्रदेश से या विभिन्न जगहों से, इसमें 70 से 100% तक ऑलरेडी पहले से ही नेमाटोड संक्रमण है। और देखिए, पिछले 2017 का ये डेटा है, ये अलग अलग जगह है। सवाई माधोपुर जिला, खाली सवाई माधोपुर जिले की बात कर रहा हूँ मैं। ये डॉक्टर रमन मिड्डा हैं जयपुर में, ये उन्होंने ये काम किया है, तो उनका डेटा है जो मैं आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये देखिए, 70-80% पौधों में ये नेमाटोड था, मलेडोगानी एंटेरोलोबाई, और ये फंगस से भी संक्रमित थे, फिसेरिया। तो ऐसे ये बहुत बड़े पैमाने पर अमरूद की काश्तकारी इस जिले में हुई और ये नेमाटोड इस तरह इसमें आया। अब एक देखिए, इसमें ये हम एक जगह थे राजस्थान में जहाँ ये पौध आई, सॉरी मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ। दरअसल ये देखिए, अगर हम ये पॉलीथीन खोलेंगे तब आपकी समझ में आएगी। ये मेरे साथी हैं, ये लेबल भी लगा है, ये एक सरकारी संस्थान से ये आया पौधा, अभी भी लेबल लगा था उसमें। और ये देखिए, अगर आप मिट्टी इसकी हटाएंगे धीरे धीरे तो आपको समझ में आएगी। जब भी किसी किसान भाई ने अमरूद का बाग लगाना हो तो कृपया आप नर्सरी में जाइए, पहले 2-4 पौधे ऐसे सैंपल के तौर पे लीजिए, उसकी मिट्टी ऐसे हटा के पानी में धोइए, धीरे धीरे मिट्टी हटाइए, और देखिए अगर आपको एक भी गांठ, ये तो गांठों से भरा पड़ा है गांठ से। अगर आप देखिए इसका क्लोजअप देखिए, ये गांठ से भरा पड़ा है। ऐसा पौधा नहीं चलेगा, कुछ ही महीनों में ये मर जाएगा। अगर एक भी गांठ है तो आप मत खरीदिए, क्योंकि एक चीज और समझिए, एक फर्क है, आप अमरूद का पौधा लगाते हैं जो 30-40 वर्ष चलेगा, और दूसरा आप दूसरी कोई फसल लगाएंगे जो 3-4 महीने चलेगी, जैसे टमाटर की फसल है वो 3-4 महीने चलेगी, उसके बाद कोई और फसल लगाएंगे, हो सकता है नेमाटोड उस पर जाए ना जाए, लेकिन अमरूद ने तो 30-40 साल रहना है, तो उसका भोजन तो नेमाटोड को सुनिश्चित हो गया, जबकि दूसरी फसलों में सुनिश्चित नहीं होता। ये एक जगह है राजामुंदरी के पास, आंध्र प्रदेश में। आप ऐसे समझिए कि ये नर्सरी की थोक मंडी है भारत की, और भी होंगी, ऐसा नहीं कह रहा, और भी है बहुत सारी, ये काफी बड़ी है। तो यहाँ क्या होता है, ये ट्रक भर भर के भारत के एक कोने से दूसरे कोने में पौध जाती है, ये फूलदार पौधों की और ये हॉर्टिकल्चर की, अमरूद की भी एक तरह से मंडी है,
जहां आप एजेंट के माध्यम से भी बुकिंग कर सकते हैं और आपके खेत तक सीधे पहुंच जाती है। तो यहाँ की मैं बात कर रहा था, देखिए उन्होंने देखा, हमने यहाँ 3 बार जाके वर्कशॉप करी उनको सचेत करने के लिए कि ये देखिए ये समस्या है और इसको हम ऐसे इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो उनमें काफ़ी जागरूकता आई है, तो उन्होंने काफ़ी कदम उठाए हैं जिससे कि ये कुछ समाधान तो हुआ, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ये देखिए ये अमरूद की छोटा पौधा जैसे है, ये पत्तियां पीली पड़ी हैं, धीरे धीरे झड़ने लगती है, और जैसे आप ये पौधा लाओगे, ये शुरू में ठीक ठाक लगेगा, आपको लगेगा थोड़ी पत्तियां झड़ने लगी, आप और इसको खाद पानी दोगे, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है। वो अगले एक आध साल में और थोड़े अरसे में ये लगभग मर जाता है। होता ये है, देखिए आप इसको असल में क्या होता है, पहले नेमाटोड का संक्रमण होगा, उससे पत्तियां वगैरह झड़ेंगी, जड़ों पे गांठ बन गई। जब गांठ बनती है तो जो जड़ को गलाने वाले फंगस बैक्टीरिया है वो इन गांठ वाली जड़ों पे अटैक करते हैं। अब जड़ें गलने लगती है, जड़ें गलने लगती हैं तो ये देखिए सफेद सफेद फंगस है, इसमें से अगर हम आइसोलेट करेंगे तो ये फ्यूसेरियम है। पौधा मरेगा तब जब ये गलने लगेगी, और गलने तब लगती है जब गांठ पहले बनेगी। तो ये एक डिजीज कॉम्प्लेक्स है जिसमें नेमाटोड, जड़गांठ नेमाटोड और फ्यूसेरियम, ऐसे ये धीरे 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 करके पौधे मरते हैं। ये तो हुई बीमारी की बैकग्राउंड, मैंने आपको समझाई कहाँ से आता है, क्यों होता है, या शायद आपकी समझ में आया, और किस किस एक्सटेंट तक ये खतरनाक है आपको ये भी समझ में आया होगा। अब आइए हम इसका समाधान कैसे कर सकते हैं। समाधान के लिए क्या क्या हमारे पास चॉइस है। देखिए, या तो ये ऐसा कुछ रूट स्टॉक हो जिसमें बीमारी ना लगे, नेमाटोड की बीमारी ना लगे। आज की डेट में अमरूद में कोई ऐसी किस्म या जंगली अमरूद ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास जिस पता नहीं है जिसमें ये बीमारी नहीं लगती। कोई दक्षिणी अमेरिका में कोई एक जंगली कोई वैरायटी है अमरूद की, जंगली सीडियम फिट्स करके उसका नाम है, वो शायद वो कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ ठोस उपाय नहीं है अभी तक। ये टिश्यू कल्चर पौधे अमरूद में अभी तक ये तकनीक विकसित नहीं हुई है, तो ये भी अवेलेबल नहीं है हमारे लिए। एयर लेयरिंग मैं आपको आगे पिक्चरों के माध्यम से दिखाऊंगा। एयर लेयरिंग, ये रूट स्टॉक की बात कर रहे थे, ये टिश्यू कल्चर पौधे की बात कर रहे थे। एक बार तो ये टिश्यू कल्चर पौधे रोग मुक्त होंगे, लेकिन जैसे ही आप इसको मिट्टी में लगाएंगे जड़ विकसित करने के लिए, तो वो मिट्टी अगर आपने वही लेनी है नेमाटोड संकृत माली, तो ये टिश्यू कल्चर पौधे में भी ये बीमारी आ जाएगी। ये इस एयर लेयरिंग की बात कर रहा था मैं। ये हवा में जब गुट्टी बनाएंगे तो इसकी जड़ें निकलेंगी, तो शुरू में ये भी नेमाटोड मुक्त होगी, इसमें नेमाटोड नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप इसको पॉलीथीन वाली मिट्टी में ले जाएंगे, अगर वो मिट्टी वही गलती से बाग वाली लेंगे तो उसमें फिर से संक्रमण हो जाता है। ये तो कभी करना ही नहीं है ग्राउंड लेयरिंग, ये तो शुरू से ही इसमें नेमाटोड उसी मिट्टी में है ऑलरेडी, और ये संक्रमण पहले से ही हो जाएगा। ये तो बिल्कुल कभी नहीं करना है। तो और क्या उपाय है? अब उस मिट्टी से छुटकारा पाने के लिए और नेमाटोड से छुटकारा पाने के लिए एक उपाय ये है कि हम ये सॉइललेस मीडियम इस्तेमाल करें। सॉइललेस का मतलब ये जो कोकोपीट वगैरह जो मिक्सचर आता है, उस मिट्टी को पॉलीथीन वाली में मिट्टी ना लेके हम कोकोपीट वगैरह वाली में इस्तेमाल करें। ये महंगा तो पड़ेगा थोड़ा, लेकिन अगर आप इसको कमर्शियल वे में यूज करेंगे तो कोई खास महंगा भी नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज पक्का है कि इसमें नेमाटोड और जो दूसरी मिट्टी जनित बीमारियां हैं वो तो नहीं आएंगी, ये पक्का है। तो एक उपाय तो ये है। दूसरा प्रैक्टिकल वे, ये देखिए ये पॉलीथीन है, मिट्टी से भरे हुए हैं, लेकिन ये सारे पॉलीथीन सीधे मिट्टी के संपर्क में है। इसमें क्या होता है, आप चाहे कोई दूसरी मिट्टी भी ले लेंगे तो इसकी जड़ें कुछ ना कुछ बाहर निकल के मिट्टी में आ जाती हैं, फिर से संक्रमण हो गया। तो इसका तरीका ये है कि आप इन पौधों को, ये देखिए ये स्टैंड बना रखा है, इसके ऊपर ये सारे पॉलीथीन बैग रखे हैं। अब ये सीधे जमीन के साथ कांटेक्ट में नहीं है, तो इसमें नेमाटोड नहीं आएगा। ठीक है, ये है एक सबसे सरल उपाय जो हमने सुझाया था, और बहुत सारे किसानों ने, नर्सरी वालों ने इसको अब उपयोग में भी ले रहे हैं। आप जिस मिट्टी को आपने पॉलीथीन में भरना है,
उस मिट्टी को एक ऐसे फैला के पॉलीथीन से ढक के इसको मई जून के महीने में सोलराइजेशन कहते हैं इसको, उससे इसको ढके तो इस मिट्टी का तापमान काफी बढ़ जाएगा और नेमाटोड काफी हद तक मर जाते हैं। इसको सीमेंटेड फ्लोर पे करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, पक्की जगह पे, ताकि वो मिट्टी के संपर्क में ना रहे। इसी मिट्टी को सॉइल सोलराइजेशन करके पॉलीथीन में भर के जब तक आप इसको उपयोग में नहीं लाएंगे तो इसको पॉलीथीन में मिट्टी में फिर से ढक के भी रखते, डबल सोलराइजेशन हो जाती है। तो ये कुछ सरकारी संस्थानों ने हमारे सुझाव से जब अपनाया तो वो बहुत खुश थे। उन्होंने बाद में फिर से हमारा अपना मटेरियल हमारे से चेक करवाया तो उसमें बिल्कुल नेमाटोड संक्रमण था ही नहीं। दूसरा है कि जब भी आप बायो एजेंट यूज करें, अक्सर ये बायो एजेंट यूज होते हैं जिसमें सुडोमोनास फ्लोरेसेंस है, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, ट्राइकोडर्मा विरिडी या एक पसिलोमाइसिस लेलेसिनस होता है। ये सीधे लगाने की बजाय अगर आप इसका संवर्धन करें गोबर की खाद में तो ये बहुत ज्यादा असरदार हो सकता है। सड़ी हुई गोबर की खाद लीजिए, उसमें आप जो भी बायो एजेंट आप मिलाना चाहते हैं वो मिलाइए, अच्छी तरह मिलाइए, हल्की सी नमी उसमें करिए और इसको इस तरह ढकिए कि उसमें हवा भी लगती रहे। धूप से बचाइए, पानी से बचाइए और सीधा संपर्क मिट्टी से नीचे पॉलिथीन बिछा सकते हैं। इसको एक एक हफ्ते बाद आप पलटी करिए, दोबारा से हल्का सा पानी दे देना है और छायादार में रखिए। लगभग 1-1.5 महीने में ये ऐसे बढ़िया बायो एजेंट इस खाद में मल्टीप्लाई कर जाएगा कि उसकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। अब बात करें केमिकल की, तो नेमाटोड को मारने के लिए आपके पास क्या क्या उपलब्ध थे केमिकल आज की डेट में? तो फोरेट वगैरह किसान इस्तेमाल करते थे, कार्बोफ्यूरॉन काफी लोग इस्तेमाल करते हैं जिसको फ्यूराडान के नाम से जानते हो आप लोग। अब क्या स्थिति है कि किसान भाइयों, मैं आपसे एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ। कोई भी पेस्टिसाइड का जो पैकेट होता है उस पे एक तिकोन बना होता है, अगर आपने नहीं देखा तो अगली बार जरूर देखिएगा। वो किसी 4 में से एक रंग का होगा, या तो लाल होगा या पीला होगा या नीला होगा या हरा होगा। अगर आपको उसका मतलब नहीं पता तो मैं आपको समझाता हूँ। लाल रंग का अगर तिकोन है तो उसका मतलब है कि वो वातावरण के लिए बहुत खतरनाक, पीला कम खतरनाक, नीला वातावरण के लिए काफी हद तक सुरक्षित है, हरा पूरी तरह सुरक्षित है। तो मैं ये इसलिए बताना उचित समझा आपको क्योंकि जो पुरानी दवाइयां हैं, फोरेट है, कार्बोफ्यूरॉन वगैरह है, ये लाल रंग की कैटेगरी वाली है और ऐसी दवाइयों को सरकार अब मंजूरी नहीं दे रही है और ये धीरे धीरे फेज आउट हो रही है। अच्छी बात ये रही कि कुछ नए दवाइयां अब मार्केट में आ गई, जो इनके मैं नाम आपको बता देता हूँ। एक है निमिट्स नाम से, अदामा कंपनी द्वारा, इसका साल्ट है फ्लूएनसल्फोन। दूसरा बायर कंपनी ने वेलम प्राइम के नाम से फ्लूपैराम है इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट। ये पिछले 1.5 साल से सरकार ने इनको मंजूरी दी है, अपनी सरकार ने नेमेटिसाइड, नेमाटोड मारने के लिए मंजूरी दी है। ये जो वेलम प्राइम है ये फंगस को भी मारती है, नेमाटोड को भी मारती है, लेकिन ये नीले रंग वाली है, मतलब ये वातावरण के लिए काफी हद तक सुरक्षित है, इसलिए इनको ग्रीन केमिकल के नाम से भी हम बोल सकते हैं। एक बायो एजेंट भी रजिस्टर हुआ है, पसिलोमाइसिस जिसको आप बोलते थे, उसका नया नाम परपुरियोसिलम लेसिनम हो गया है अब। इसको भी रेगुलर रजिस्ट्रेशन सरकार ने दे दी है अब। तो जब मैं इस प्रोजेक्ट का हेड था तो उसी दौरान ये तीनों प्रोडक्ट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो इसमें हमारा भी कुछ योगदान था क्योंकि कार्बोफ्यूरॉन और वो सब विड्रॉ हो रहे थे तो किसानों के पास नेमाटोड के नाम पे कोई दवाई ही नहीं थी। तो ये दवाइयाँ वातावरण के लिए काफी सुरक्षित है। ये मैं इनको लगाने की विधि भी आपको बताऊंगा। ये है, ये जो बायर क्रॉप साइंस वाली वेलम है ये लिक्विड है, तरल, और ये जो निमिट्स है ये दानेदार दवाई है। तो मेरा काफी तजर्बा इस दवाई को लेके है, वेलम प्राइम को लेके, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता सकता हूँ। ये क्योंकि लिक्विड है तो ये इसको ड्रिप से भी लगाने में सुविधा है।
हालांकि इसका लेबल क्लेम अभी सिर्फ टमाटर के लिए है, अमरूद के लिए लेबल क्लेम तो नहीं है। लेकिन जो कुछ भी हमारे कंपनी के इंटरनल ट्रायल है, कंपनी अपने लेवल पे भी जो एक्सपेरिमेंट करती रहती है, उसके बेस पे जो कुछ हमें अच्छे नतीजे मिले हैं मैं वो सिर्फ आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये मान लीजिए बाग है आपका, तो मिट्टी में पहले हल्की नमी जरूर होनी चाहिए। दवाई लगाने से पहले हल्की नमी मिट्टी में जरूर रहनी चाहिए। ये हुआ, अब दवाई लगाने के लिए तैयार है तो आपको इसका घोल बनाना पड़ेगा। हमारे तजर्बे में ऐसा आया है कि अगर तो पेड़ छोटे हैं, छोटे का मतलब 2 साल की आयु से कम है, तो हम प्रति पेड़ लगभग 2 से 2.5 ml दवाई लगा सकते हैं। और अगर पेड़ 2 साल से बड़ा है तो 4-5 ml प्रति पेड़ लगा सकते हैं, उसकी एज के अनुसार। तो इसको पहले घोल बनाना पड़ेगा। जैसे ये 2-2.5 ml है, तो इसको हम 5 लीटर पानी में इसका घोल बनाएंगे और हर पेड़ के चारों तरफ, तने के चारों तरफ 1 मीटर का दायरा समझ लीजिए, तो इसको ऊपर पानी डाल देंगे, दवाई डाल देंगे। जैसे दवाई नीचे गई, और उसके बाद तीसरी स्टेज है कि हम उसको फिर सिंचाई करेंगे ताकि जो दवाई है वो नीचे जड़ों में पहुंच जाए। ये आपने ऐसे इस्तेमाल करनी है दवाई। तो इसका बहुत सारे तजर्बे अलग अलग जगह पे हो चुके हैं, तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं हमारे सामने। ऑलमोस्ट जो लगभग मरने की अवस्था में पेड़ थे वो भी फूटने लगे हैं। ऐसे कई किसानों ने फ़ोन करके भी हमें बताया है ये चीज़ें। तो ये एक बहुत अच्छी दवाई आई है जिसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। इसके ये देखिए, अगर तो आपको ऐसे संभव है किसी जग से या इस तरह से आप दवाई हर पेड़ में अलग लगा सकते हैं। अगर ये आपको असुविधा नज़र आती है, बाग बड़ा है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ये आप टंकी ले सकते हैं, स्प्रेयर की नोजल को मोटा कर लीजिए और ये मिट्टी के ऊपर ही स्प्रे कर सकते हैं। उसी एरिया में मिट्टी के ऊपर स्प्रे करके, पत्ती पे नहीं जानी चाहिए, और उसके बाद नॉर्मल सिंचाई आप कर दें तो भी दवाई नीचे चली जाएगी। तो ये सारी तरीके मैंने आपको बताए। इसके अलावा एक चीज़ और मैं देखता हूँ, जब खेतों में जाते हैं तो कुछ किसान भाई सब्जियां बीच बीच में लगा देते हैं। सब्जियां में अगर आपने कुछ लगाना ही है तो प्याज, लहसुन या गेंदा अगर आपको सूट करता है तो गेंदा भी लगा सकते हो। इसके अलावा कोई दूसरी सब्जी मत लगाइए। जैसे कोई बेल वाली लगा देते हैं, घिया, तोरी, टिंडे वगैरह लगा देते हैं, वो तो बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि इसका नेमाटोड उसमें जाएगा, उसका नेमाटोड इसमें आएगा। प्याज लहसुन वाला जो है वो डबल बेनिफिट होगा, क्योंकि वो नेमाटोड इन पे आमतौर पर संक्रमित नहीं करता है, और इसमें से जो केमिकल निकलते हैं इनकी जड़ों से, वो उस नेमाटोड को थोड़ा मारने में मदद ही करते हैं। तो ये एक फ़ायदा है, अगर आपने कोई फसल लगानी है तो यही लगाइए। और मेरे ख्याल में मैं लगभग ख़त्म करने की स्थिति में हूँ। और एक चीज़ और, जब प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर था ये सब बातें संज्ञान में आई तो सिचुएशन काफ़ी भयावह नज़र आई, तो हमने ये मुद्दा कृषि मंत्रालय में उठाया। कृषि मंत्रालय में डॉक्टर कुलकर्णी जानते होंगे, वहाँ पे एग्रीकल्चर कमिश्नर डॉक्टर मल्होत्रा जी हैं, एडीजी प्लांट प्रोटेक्शन आईसीआर के डॉक्टर पीके चक्रवर्ती, और मंत्रालय में भी जॉइंट सेक्रेटरी प्लांट प्रोटेक्शन डॉक्टर बी राजेंद्र होते थे। तो उनके सामने मैंने ये प्रस्तुति दी, देखिए साहब ये सिचुएशन है अपने देश में, और कानून नर्सरी लॉज के नाम पे बहुत सारी उसकी एक्ट्स एंड स्टैट्यूट्स, उसमें बाईलॉज हैं, लेकिन प्लांट प्रोटेक्शन को लेके शायद कुछ भी नहीं था, नेमाटोड को लेके तो उसमें कुछ भी नहीं था। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स हैं जो इन नर्सरियों को निरीक्षण करते हैं, उनको भी ज़्यादातर नेमाटोड का ज्ञान नहीं था। तो हमने ये सारी समस्याएं उनके सामने रखी, उन्होंने एक कमेटी बनाई, तो मैं भी उस कमेटी का सदस्य था। तो उसमें ये सारे हमने सुझाव दिए कि पहले तो ये मिट्टी की बजाय इस तरह की मिट्टी या कोकोपीट वगैरह इस्तेमाल की जाए, और ये निरीक्षण किया जाए, इनकी ट्रेनिंग दी जाए, और जहाँ जहाँ ये संक्रमित नर्सरी हैं
उनकी रोकथाम की जाए। तो ये सब, तो पहले तो नर्सरी ही अगर हमारी साफ आएगी, हमारी आधी समस्या तो वैसे ही हो गई समाधान। और अगर अब आ गया, आपने बाग लगा लिया, तो उसका समाधान में हम लोग ये दवाइयाँ अब सिफारिश करेंगे। और दूसरा, बायो एजेंट्स हम लोग रिकमेंड करते ही हैं। तो पसीलोमाइसिस एक ऐसी फंगस है जो नेमाटोड के अंडे को संक्रमित करती है और मार देती है। तो वो भी एक उपाय है, लेकिन जब गांठ मोटी बन जाती है तो ये फंगस भी कारगर नहीं रहती है, क्योंकि वो अंडे तक नहीं पहुंच पाती है। अंडे उस अवस्था में गांठ के अंदर रहते हैं। तो हमने बहुत सारी वर्कशॉप्स करी, ये एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था 20-25 पेज का, किसानों की और नर्सरी वालों की जानकारी के लिए, नेमाटोड के बारे में ज्ञान देने के लिए। इसका हमने कई वर्कशॉप करी, तमिल, बंगला, हिंदी, अंग्रेजी, कई जगह ये बांटते थे हम लोग। तो ये आपकी जानकारी के लिए है। तो ये जो भी मैं कुछ आपके सामने ये ज्ञान बांट सका, ये मेरे जो सहयोगी रहे उस प्रोजेक्ट में, उनके मैं नाम जरूर लेना चाहूँगा। एक तो राजस्थान से डॉक्टर रमन लाल मिड्ढा, और कोयम्बटूर तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से डॉक्टर के पूर्णिमा, और हैदराबाद NIPHM से डॉक्टर सुनंदा। ये बेसिकली उनका तजर्बा था, मैं तो सिर्फ उनका मार्गदर्शन करता था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम करके ये सारी जो समस्या है इसको उजागर किया, जिससे हम इसको मंत्रालय तक ले गए। तो आप लोग भी अगर जहाँ भी आपको मौका मिले, इस समस्या को उठाइए, अपने लेवल पे भी उठाइए। और मैं कृषि संवाद प्लेटफॉर्म का और राष्ट्रीय अमरूद की जो संस्था है, उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये मौका मिला, आपने मुझे मौका दिया मेरे विचार किसानों तक साझा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर, मेरा प्रश्न है। हाँ जी। कि हमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप में बताया गया है कि यदि हम नीम केक यूज करें, नीम केक, वो निमेटोड उसको प्रिवेंट कर सकता है नीम केक से? देखिए, जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे नीम केक है, वर्मी कंपोस्ट है, इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये नेमाटोड के अगेंस्ट काफ़ी हद तक फायदेमंद होती हैं। ये 2-3 तरीके से काम करती हैं। एक तो जैसे ही हम इनको मिट्टी में लगाते हैं, ये डिकम्पोज होती हैं, तो इसमें से फैटी एसिड्स निकलते हैं जो नेमाटोड को मारते हैं। दूसरा, ये माइक्रोबियल एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं। तो नेमाटोड के जो नेचुरल बायो एजेंट्स हैं, जैविक शत्रु, उनकी संख्या बढ़ती है, तो वो नेमाटोड को कंट्रोल करने में थोड़ी मदद मिलती है। और वो पौधों के लिए वैसे भी खाद पानी का काम करते हैं, तो उसमें सहनशीलता बढ़ती है पौधों में नेमाटोड के अगेंस्ट। लेकिन ये थोड़े स्लो एक्शन होते हैं, जैसे एलोपैथी और दूसरी अपनी जो देसी मेडिसिन है उसमें जो फर्क रहता है, तो वो फर्क इसमें भी रहता है। थोड़ा स्लो तो है, लेकिन अच्छी कारगर होती है। तो दूसरा क्वेश्चन ऐसा है, ये आपका वेलम प्राइम जो प्रोडक्ट आ गया है, हाँ जी, लिक्विड में है, हाँ जी, जो निमेटिसाइड और फंजीसाइड कहलाता है, हाँ जी, ये ड्रिप से यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी अमरूद पे हम लोग इसको स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। अभी मैं जुड़ा हूँ इनके साथ, हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। देखिए, अगर आपने ड्रिप में लगाना है तो मैं इसका एक सुझाव दे सकता हूँ अभी आपको, कि मान लीजिए 2 लाइन ड्रिप की चल रही हैं, पेड़ के तने के एक तरफ एक लाइन चल रही है, दूसरे तरफ दूसरी लाइन चल रही है, और उसमें 4 छेद हैं ड्रिपर। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मान लीजिए 2 ml दवाई लगानी है एक पेड़ में, आपने 4 लीटर या 5 लीटर पानी में उसका घोल बना लिया, तो जहां ड्रिपर है उसके नीचे से थोड़ी सी मिट्टी हटा लें, 1 किलो आधा किलो मिट्टी हटा लें चारों ड्रिपर के नीचे से, और 4 लीटर पानी है तो आप 1-1 लीटर पानी उस खड्डे में डाल के मिट्टी वापस डाल दें, और फिर ड्रिपर चलाएं, तो वो ड्रिप उस पानी से वो दवाई सारी नीचे जड़ों तक पहुंचेगी। एक और चीज देखी गई है, जैसे अपन इस ड्रिपर के माध्यम से लगाएंगे दवाई, तो जो नई जड़ें जो विकसित होती हैं वो पानी की तरफ आती हैं, ड्रिपर की तरफ। जैसे वो पानी की तरफ आएंगी, मतलब वो दवाई वाले एरिया में विकसित होंगी, तो उसमें फिर नेमाटोड कंट्रोल बहुत अच्छा रहता है। अनार में तो हमने बहुत देखा है, और अनार में काफी लोग लगा रहे हैं ये चीज। इस तरीके से मतलब हमने किसानों से सीखी है ये बात।
और बताइए सर। क्वेश्चन एंड आंसर के एक ब्लॉक में क्वेश्चन आंसर आए हैं। ओके, मैं इसको खोल के जवाब देता रहूं या कैसे करूं? हाँ, वैसे ही अच्छा होगा कि आप खोल के एक एक का जवाब दीजिए। आपको क्वेश्चन भी पूछ सकती हूँ सर, आप आंसर भी दे सकते पहले मैं ये वाले जवाब दे दूं जो लिखित हाँ, में आए हैं। हाँ, जो लिखित है उसको जवाब दीजिए पहले सर। ओके, व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम साइजेस ऑफ नेमाटोड्स दैट अफेक्ट प्लांट रूट? छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नेमाटोड कौन सा है जो पौधों को अटैक करता है? देखिए, छोटे से छोटा आधा मिलीमीटर के करीबन होता है और लंबे से लंबा लगभग 1 सेंटीमीटर। अलग अलग स्पीशीज हैं नेमाटोड्स की जो इनको अटैक करती हैं। तो ये साइज के बारे में मैं आपको दे सकता हूँ, यही बता सकता हूँ। इज देयर एनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में बहुत है। अभी आपने नीम केक का जिक्र किया, वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी वॉश है, FYM है, ये सारी चीजें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में आ जाती है। सर, कैन वी यूज विलियम एवेलम प्राइम का कहने से थ्रू ड्रिप ऑल्सो रिगार्डिंग मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ निमिट्स? ड्रिप का मैंने विलियम प्राइम का बता ही दिया आपको। तो निमिट्स क्योंकि दानेदार है तो इसको भी हम ड्रिपर के नीचे, मान लीजिए एक पेड़ में हमने 10 ग्राम लगानी है, मान लीजिए, मुझे उसकी एग्जैक्ट डोज नहीं मालूम, वो लेबल में लिखा होगा, तो आप 2-2, 2.5 ग्राम ड्रिपर के नीचे वो दाना रख सकते हैं और उसके बाद मिट्टी से ढक दीजिए और पानी चला दीजिए। इज अमरूद प्लांट ग्रो एनीवेयर? व्हाट टाइप ऑफ लैंड यू रिकमेंड? मुझे इसका ज्ञान नहीं है, अमरूद प्लांट का कौन किसकी बात कर रहे हैं, ये इसका मुझे ज्ञान नहीं है और ये अमरूद से संबंधित भी नहीं है वैसे। थैंक यू वेरी मच सर फॉर सच इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन, थैंक यू वेरी मच। और सर, हाउ हेल्पफुल इज दिस मैरीगोल्ड एज इंटरक्रॉप? ओके, ये बहुत सारे किसान इसके बारे में पहले से जानते हैं। गेंदा जिसको हम बोलते हैं, ये बड़ा पुराना कंसेप्ट है। हम पेड़ के चारों तरफ जो बेसिन एरिया है उसमें गेंदा लगा सकते हैं। इसका फायदा ये होता है, ये केमिकल स्क्रीट करता है, इसकी जड़ें जिसको हम बोलते हैं अल्फा टर्थ इनाइल, अल्फा टर्थ इनाइल। तो ये जड़ों के आसपास ये केमिकल छोड़ेगा अमरूद की जड़ों में, जिससे नेमाटोड या तो दूर भागेंगे या मरेंगे। तो ये है तो, लेकिन बहुत ज्यादा कारगर, अगर आप समझे केमिकल जैसा रिजल्ट देगा वैसा तो नहीं है। How to maintain soil moisture in guava orchard against the population of nematode as we do not see much nematode in the paddy field? नहीं, ऐसा नहीं है। पैडी फील्ड में क्योंकि पानी ज्यादा रहता है तो उसके अलग नेमाटोड है जो पैडी को ही अटैक करते हैं और ज्यादा मॉइस्चर में रहते हैं, तो वो नेमाटोड दूसरी फसलों को अटैक नहीं करते हैं। तो जो गुआवा वाले हैं उसमें जो फील्ड कैपेसिटी है, सॉइल में, सॉइल मॉइस्चर में जो फील्ड कैपेसिटी है वो नेमाटोड के लिए सबसे अच्छी है। मेरा पर्सनली मानना ये है कि पहले जैसे हम सिंचाई करते थे, आज भी बहुत सारे किसान करते हैं कन्वेंशनल मेथड, जो एक बार भर दिया क्यारी को और फिर 20-25 दिन बाद फिर जरूरत पड़ती थी। उस केस में क्या होता है, एक बार सॉइल पूरी गीली हो गई, फिर पूरी ड्राई हो गई, फिर पूरी गीली हो गई, फिर पूरी ड्राई हो गई, तो वो कम ज्यादा रहता था, फ्लक्चुएशन ज्यादा रहती थी मॉइस्चर की। लेकिन ड्रिप से क्या होता है कि वो नमी लगभग लगातार बरकरार रहती है, जिससे क्या होता है कि नेमाटोड को संक्रमण करने में बहुत मदद मिलती है। मेरा अपना मानना है कि ड्रिप सिंचाई से नेमाटोड की समस्या बढ़ी है पहले से, लेकिन ड्रिप तो हम रिप्लेस नहीं कर सकते, ड्रिप की तो जरूरत है। तो हमें नेमाटोड कंट्रोल का माध्यम भी ड्रिप से ही अल्टीमेटली लॉन्ग रन में ढूंढना पड़ेगा और वही उसी तरफ हम जा रहे हैं। सर, क्या हम इसमें जाड़ा नमक डाल के भी नेमाटीसाइड कंट्रोल कर सकते हैं? जाड़ा नमक का मैं इसके बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन इस तरह की प्रोडक्ट्स को मैं लगाने के लिए सिफारिश भी नहीं करूंगा जब तक कि ये थॉरोली इसका साइंटिफिक बेसिस नहीं पता हो। थैंक यू सर फॉर योर इंफॉर्मेशन शेयर, थैंक यू, धन्यवाद आपका भी। व्हाट अबाउट इरेडिकेशन ऑफ नेमाटोड फ्रॉम अदर क्रॉप्स लाइक पोमेग्रेनेट? देखिए, अगर आपको कोई ये कहे कि नेमाटोड इरेडिकेट हो सकता है तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मैं कहूँगा कि वो सज्जन आपसे झूठ बोल रहे हैं। नेमाटोड इरेडिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। हम इसकी संख्या को कम कर सकते हैं, हाँ, इतना कम कर सकते हैं कि आपकी फसल में पैदावार ठीक ठाक आ जाएगी। Does the moisture play any role in the multiplication of nematode? मैंने आपका इसका जवाब दे दिया ऑलरेडी, वेरी इंफॉर्मेटिव। कैन बी यूज फ्लूपैराम अगेंस्ट प्लांट पैरासिटिक? फ्लूपैराम वही है, वेलम प्राइम की बात करते हैं। इफ यस, व्हाट इज द डोज?
देखिए, एक ब्रॉडली मैं आपको ये चीज बता दूं कि 500 ml प्रति एकड़ ये वेलम प्राइम की डोज रहती है। तो उस 1 एकड़ में अगर जितने पौधे हैं उससे उसको डिवाइड कर लीजिए, उतना ml प्रति पेड़ के हिसाब से लगा सकते हैं। सर मैंने 600 PED लैशेस अननेसेसरी, ये पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कहते हैं, आई डोंट नो। आगे चलिए सर, आगे चलते हैं। ये फ्लूपैराम हो गया। कैन नेमाटोड इन्फेक्शन अट्रैक्ट्स मोर नंबर ऑफ, यस, ये जो खासकर जो डिजीजेस हैं, जो देखिए एक चीज और समझिए, नेमाटोड क्योंकि मिट्टी से जनित है, तो ये दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, उनको 3 तरीके से बढ़ावा देता है। एक, जो अपनी सुई नुमा अंग से ये पौधों की जड़ों में पंक्चर करता है, तो दूसरों के लिए रास्ता बना दिया, खोल दिया। एक दूसरा, जो नेमाटोड जड़ के अंदर गए तो वो अपने शरीर के ऊपर फंगस बैक्टीरिया के स्पोर ले जाते हैं, और कुछ नेमाटोड ऐसे होते हैं जो अपने शरीर के अंदर वायरस के कण भी ले जा सकते हैं। तो ऐसे वो दूसरी बीमारियों के जो स्पोर्स हैं उनको जड़ के अंदर पहुंचाने में भी फायदा करते हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, जिस रूट में नेमाटोड का इन्फेक्शन हो गया, मतलब गॉल बन गए, उनके जो रूट लीचेड हैं वो ऐसे केमिकल सिक्रेट करते हैं राइजोस्फीयर में, जड़ के आसपास के एरिया में, जिससे जो डॉर्मेंट स्पोर है सॉइल में पड़े, सोए हुए स्पोर, वो जाग जाते हैं और वो जड़ की तरफ आकर्षित होते हैं, और इस तरह डिजीज कम्प्लेक्स होता है। एक्चुअली अमरूद में ये डिजीज कम्प्लेक्स ही है, जो शुरुआत नेमाटोड करता है और खत्म दूसरे फंगस बैक्टीरिया करते हैं। तो ये विल्ट वगैरह ये सारा डिजीज कम्प्लेक्स है, जिसमें नेमाटोड का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जो पहले हमें नहीं मानते थे इसको, लेकिन आज हम सारे मानते हैं, और ये वैज्ञानिक तरीके से ये सारा प्रूवन है। I used vellum prime in tomato cucurbits. It causes phytox. कुकरबिट में थोड़ा हो सकता है, टमाटो में मैं नहीं मानता। कुकरबिट में थोड़ा इशू हो सकता है, लेकिन लगाने का तरीका भी गलत हो सकता है। कुकरबिट्स में थोड़ा लेट लगाना चाहिए, ये मेरा जवाब है इसके लिए। I use vellum prime in tomato nursery cucurbit. It causes phytotoxin. हो गया इसका जवाब। Is there any threshold level for nematode in soil as well as in plant? Yes, soil का मैं बता सकता हूँ आपको, 1 nematode per gram of soil. That is the ETL threshold level, damaging threshold level. उससे ज्यादा होगा तो हमें कंट्रोल करना चाहिए, उससे कम होगा तो वो, एक्चुअली ये पेरिनियल क्रॉप में ये कंसेप्ट ज्यादा काम नहीं करता, ये फील्ड क्रॉप्स में ज्यादा काम करेगा। कैन नेमाटोड इन्फेक्शन अदर परसेंटेज, नीम के पाउडर, नीम कोटेड यूरिया इज ए रेमेडी। नीम इन जनरल हेल्प करता है, नो डाउट इट। कैन नेमाटोड स्प्रेड विद सीड बोर्न, यस, एक कुछ एग्जांपल ऐसे हैं, खासकर वो राइस में है और व्हीट में है, जहां सीड से भी वे स्प्रेड होते हैं, लेकिन अमरूद वगैरह में ऐसा स्थिति नहीं आएगी। मेरे ख्याल में रिटन क्वेश्चन सारे हो गए सर। यस सर। कोई, हाँ, और पूछना चाहें तो कोई, वेलकम। सर और एक प्रश्न था। हाँ जी। कि जैसे आपने कहा कि जो गुआवा में जो स्पेशीज है, हाँ जी, एंटरो लोबाई जी, वैसे अपने अनार में कौन सा है स्पेशीज? अनार में ज्यादातर मेलेडोगैनी इनकॉग्नेटा है। मेलेडोगैनी इनकॉग्नेटा और जवानिका, ये दो तो सारी फसलों को अटैक करते हैं, अनार को भी करते हैं, गुआवा को भी करती हैं ये, लेकिन ये रिसेंटली ये डेवलपमेंट ये पकड़ी गई है कि ये मेलेडोगैनी एंटरोलोबाई, इसको दूसरे कंट्रीज में गुआवा रूट नोड नेमाटोड ही बोलते हैं, ये वहां से आई है ऐसा लगता है हमें, लेकिन ये ज्यादा पैथोजेनिक है, विरुलेंट है और ज्यादा नुकसान करती है गुआवा में। और कुछ क्वेश्चंस हैं? सर हमारे पास और क्वेश्चंस, तो अभी आपने बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर करे ऑलरेडी। हाँ जी। आपकी जो प्रेजेंटेशन थी वो इतनी इंफॉर्मेटिव थी, उसमें इतनी जानकारी थी कि सबके प्रश्न अपने आप ही आंसर हो गए, मुझे लगता है। ये एक और दिख रहा है मुझे, हाँ जी, हाउ टू मैनेज नेमाटोड इन पोटैटो। You please ask open question. Yes, सर। ओके, हमारे साथ कुछ गेस्ट हैं सर जो आपसे क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे। हाँ जी, पूछिए। तो हमारे साथ शिवा जी हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है। हाँ जी। शिवा जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ सर, हाँ मैडम। हाँ जी, तो आप सर से, डॉक्टर वालिया जी से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछिए। हाँ हाँ मैडम, हाँ पूछना चाहता हूँ। बोलिए।
हाँ सर, मेरा एक प्रॉब्लम है। सर आपकी हेलो आवाज क्लियर नहीं थी, आप हेलो, दोबारा अपना प्रश्न पूछिए। आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही। हेलो हेलो सर, हाँ जी, हेलो, बोलिए बताइए, बोलिए। अब आ सुनाई रही दे है। रहा है सर? हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी। मेरा मेरा क्वेश्चन ये है सर, फिर गड़बड़। मैंने आई थिंक 660 पेड़ लगाए। सर आपके यहाँ से शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपसे गुजारिश करेंगे कि आप अपना प्रश्न जो है वो लिख के भेज दीजिए, हाँ और हम वालिया जी से बाद में आपका क्वेश्चन पूछ के आपको आंसर देंगे। Shruti, Shruti, let us avoid this voice because there are There lot is of disturbance, you know. disturbance, yes. Only written question should be answered now. तो अब आपका जो किसी का प्रश्न है तो प्लीज आप लिख के हमें दे दीजिए Q&A में, वो हम अभी आपके प्रश्न यहाँ पे ले लेंगे। हेलो, हाँ जी, बोलिए। हाँ हाँ सर, हाँ जी, बोलिए। हेलो सर, मैंने 660 पेड़ लगाए हैं अमरूद के। हाँ जी। तो उनमें से 4 मंथ हो गए लगा के, मैंने मार्च में लगाए, अप्रैल फरवरी मार्च में। ओके। तो उनमें से 200 पेड़ गए, उनमें निमेटोड है पूरा। मैंने उसे खोल के दिखा, उनमें गांठ है। तो उनको क्या उपाय कर सकता हूँ? अगर आगे चल के बाग हो सकते हैं क्या? पूरी तरह मर गए हैं या अभी आधे अधूरे हैं? 100 मर गए सर पूरे, और अभी 500 है, 500 550 है। तो आप ऐसा करिए, क्योंकि वो अगर नेमाटोड आपको कंफर्म है उसमें, तो आप सारे बाग में जितने बाकी के पेड़ बचे हैं उनमें ये रेगुलर दवाई लगानी शुरू कर सकते हैं। और आपको साल में एक बार ये जरूर लगानी पड़ेगी, बार बार लगानी पड़ेगी, साल में हर साल में एक बार तो जरूर लगानी पड़ेगी। एक चीज और मैं किसानों को सुझाव देना चाहता हूँ, जो नया बाग लगाना चाहते हैं अमरूद का। आपने नर्सरी की व्यवस्था तो कर ली, मान लीजिए, और आपने चेक कर लिया कि ये स्वस्थ नर्सरी है, उसमें नेमाटोड का संक्रमण नहीं है। लेकिन अब आपको दूसरा पहलू जो है, अब जिस खेत में आप नर्सरी ले जाएंगे वहां से भी तो आ सकता है नेमाटोड। अब वहां कैसे सुनिश्चित करें कि वहां नेमाटोड है या नहीं है? अगर आप मिट्टी की जांच कराएंगे तो वो इतने आराम से हर किसान को इतना संभव ना हो पाए। लेकिन एक देसी तरीका आपको मैं बता सकता हूँ। एक तो उस खेत में सब्जी वगैरह ना लगी हो, कुछ अरसे से सब्जी ना लगाएं, उसमें कई महीनों तक नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आप उस खेत का एक सैंपल लें। ये मान लीजिए 1 एकड़ खेत है, तो उसमें 8-10 जगह से ऊपर ऊपर की मिट्टी हटा के नीचे से एक मुट्ठी मिट्टी ले लीजिए। 1-2 किलो मिट्टी हो गई, उसको मिक्स कर लो अच्छी तरह, और उसको आप जो चाय पीते हैं पेपर कप्स, उसमें डाल लीजिए। कई कप बन जाएंगे आपके, 15, 20, 25 कप बन जाएंगे। तो उसमें आप भिंडी लगा लो, भिंडी का एक बीज लगा लो। जब वो जर्मिनेशन हो जाए और पौधा 15-20 दिन का हो जाए, तो उसको फाड़ के, कागज का है तो फट जाएगा आराम से, उसकी मिट्टी धो लीजिए। और आपको उसमें एक भी अगर गांठ दिखे तो उसमें इसका मतलब ये जड़ गांठ नेमाटोड उसमें है। तो उसमें आप पहले तो उसको खाली छोड़िए। पहले पौध खरीदने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि जहां आपने लगाना है उस खेत की मिट्टी में नेमाटोड, रूट नॉड नेमाटोड नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि यही पौधे उसी खेत में 30-40 साल चलने हैं। ये टमाटर की नहीं है जो 3-4 महीने में खत्म हो जाएगी और अगली फसल आप तो लहसुन या प्याज लगा लोगे तो वो नेमाटोड को कंट्रोल कर लोगे। हालांकि कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको अवॉइड कर सके तो ज्यादा अच्छा है। और कुछ? थैंक यू डॉक्टर वालिया। आई थिंक आपने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आंसर करे, सारे क्वेश्चंस आज के हुए हमारे। और जैसा मैंने पहले कहा, प्रेजेंटेशन इतनी इंफॉर्मेटिव थी, इतनी जानकारी थी कि सब प्रश्न पहले ही आंसर हो गए हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज प्रेजेंटेशन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Sir, on behalf of Goa Association, personally thank you on behalf for your valuable time. धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर। डॉक्टर वालिया जी सर, आपने बहुत बढ़िया स्पीच दिया है आज का। मैंने कभी सुना ही नहीं इतना अच्छा स्पीच का। ओके, बहुत धन्यवाद। बढ़िया था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर थैंक यू।
सर बाकी हम बाकी सबके लिए कुछ लोग, अगर आप और भी कुछ प्रश्न आपके रह गए हो या अगर आप और जानकारी लेना चाहते हो तो आखिरी स्लाइड में प्रश्न, जो भी आपको कांटेक्ट डिटेल्स दिए जाएंगे, आप वहां से और जानकारी ले सकते हैं। ये अमरूद उत्पादक संघ की जानकारी होगी, वो आपको सारी प्रश्न का आपके उत्तर देंगे। आज के कार्यक्रम के लिए धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।